Hello student, good evening to all. Now write down two notes. First is which is larger radius, H minus or F minus. Hydrogen is larger than F minus. Which has larger radius, lithium plus and Mg plus 2. Lithium plus is larger than Mg plus 2. I will explain later. Okay, now next heading is factor affecting एटॉमिक रेडियस. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस को? फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस. फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस. Factor affecting atomic radius. Factor affecting radius. Write down first. Nuclear effective charge. Nuclear इफेक्टिव चार्ज यानी जितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ होगा उतना ही उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा. जितना अट्रैक्शन ये अंदर न्यूक्लियस की तरफ होगा उतना ही साइज क्या होगा, छोटा होगा. तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज. सेकेंड, नंबर ऑफ ऑर्बिट. जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना ज्यादा होगा उतना ही रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा. थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर सेल ऑफ आउटर सेल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल. आउटर सेल के पर एक इलेक्ट्रॉन पे चेक किया जाता है. तो ये तीन फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट डालता है. न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, नंबर ऑफ ऑर्बिट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन, और एक और लिख दो शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. शील्डिंग इफेक्ट. ओके, तो राइट डाउन 4 पॉइंट शील्डिंग इफेक्ट. ओके, तो नेक्स्ट वी स्टार्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है. अब ध्यान से सुनना. आयोनाइजेशन टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं. जब पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा. जब मीनिंग समझ में आ जाएगा तो कंपेयर कैसे करेंगे. ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स नहीं, ट्रेंड्स
लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ये ट्रेंड्स क्या होगा, इसमें एक्सेप्शन कहां कहां आएगा, एक्सेप्शन कहां कहां आएगा, IE1, IE2, IE3 किसको बोला जाता है, ये एक्सो होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। चलो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो एक आयोनाइजेशन एनर्जी में 9 क्लास के लेवल पे हम इतना चीजें स्टडी करेंगे और बाकी एडवांस वर्जन में हम 11 क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा 9 से ऊपर उठ के देखेंगे और थोड़ा सा 11 से डाउन होकर देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक फिर से आपको 11th में आएगा, तो वहां पर थोड़ा और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ भी डेप्थ में जाके ही पढ़ेंगे। तो जितना हमें 9th में पढ़ना उससे और आगे डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, ताकि हमारा ओलंपियाड वगैरह का जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। ओलंपियाड या जो होमी भाभा का जो देते हो पेपर उसका। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने का रीजन क्या है, व्हाट, अब पहला का मैं आंसर कर रहा हूं, इस टॉपिक को पढ़ने का रीजन क्या है, हम इस टॉपिक को क्यों स्टडी करते हैं। आप सुने होंगे ऑक्टेट, नाम जानते होंगे, डू यू नो ऑक्टेट ना, ऑक्टेट, यस, ओके। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सम एलिमेंट कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब इस ऑक्टेट को कोई कंप्लीट क्यों करना चाहता है, टू गेन स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। अब उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कुछ एटम गेन करते हैं और कुछ एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यानी अगर एलिमेंट्स को स्टेबल आना है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या डुप्लेट। किसी का डुप्लेट होता है, बहुत सारे का ऑक्टेट होता है, किसी का डुप्लेट होता है। तो सम एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, ऑक्टेट डुप्लेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई दे लूज, दे गेन एंड दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर पहला पॉइंट तो ये हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि सम एलिमेंट, अब हम यहां पर केवल इलेक्ट्रॉन लूज के बारे में बात करेंगे, गेन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सम एलिमेंट to complete their octet, it lose their outer shell electron, वैलेंस सेल वाला आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो क्या लूज करना इतना सस्ता है क्या कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, मन किया लूज कर दिया, मन किया गेन कर लिया, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो हमें इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान देना। अब यहां पर क्या होगा, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए, जिसे एक एग्जांपल देखते हैं, 282
281 सोडियम का। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें लूज कराना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, हमें इसको लूज करवा के और क्या बनाना है, ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, इसका Na+ बनाना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो चार्ज आता है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लूज हो जाएगा क्या? नहीं, लूज करवाने के लिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये लिख रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन, चलो हम आउटर सेल के बारे में बात कर रहे हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आर attracted by nucleus proton, attracted by proton, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रोटॉन पे प्लस और माइनस के वजह से अट्रैक्टेड है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला बार क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एटम या एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करना है? क्योंकि ऑक्टेट उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं। अब हम कुछ में गेन और शेयर बाद में बात करेंगे। अब कुछ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो लूज अपने मन से नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन में होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा। जब ये अट्रैक्शन में होगा और हमें इसको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, तो हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि तुम ऐसे, जैसे कोई स्टूडेंट को हमें बाहर निकालना है और बाहर नहीं जा रहा है, फिर उसको खींच के ले जाना पड़ेगा ना कि चलो, तो हमें फिर उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा कि तुम ऐसे नहीं जाओगे, खींचेंगे तब तुम बाहर जाओगे। मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई अपने मत ले लेना, कहने का मतलब किसी को बाहर निकालना है, पढ़ नहीं रहा है, बाहर निकालना, बोला हम नहीं जाएंगे, तो उसको फिर से बाहर निकालना पड़ेगा फोर्स लगा के। तो ये बोल रहा है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, अब हमें बोल रहे हैं तुम्हें जाना होगा, क्योंकि नहीं जाओगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर इसको हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी यानी हीट के फॉर्म में देंगे एनर्जी, यानी हीट के फॉर्म में हम एनर्जी देंगे, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो हम एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, required energy to remove outer cell electron in gaseous phase atom। अब ये मत समझ लेना कि केवल गैस में एटम बाहर निकालते, नहीं, सोडियम से भी एटम बाहर निकाला जाता है, लेकिन ये सोडियम को पहले गैस में बदला जाता है। बोलोगे सर सोडियम को गैस में भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, वेपराइज कर सकते हैं, सब्लिमाइज कर सकते हैं इसको। तो इसको हम सॉलिड से गैस में बदल देंगे। अब यहां जब गैस में हो जाएगा तब हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन गैसियस फेज एटम पर मोल। अब पर मोल क्या है आगे समझाऊंगा मैं। पर मोल that energy is called
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कहने का मतलब है, समरी में बता दे रहा हूं। समरी क्या है इसका? समरी ये है कि अगर कोई लड़का क्लास से बाहर नहीं जा रहा है, उसको जाना जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपने मन से नहीं जा रहा है, तो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। चलो बाहर, एनर्जी लगाना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए, और गैसियस फेज से उसको बाहर निकालेंगे। उस एनर्जी, जो हम एनर्जी लगाएंगे उसको बाहर निकालने में, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमने मीनिंग समझा। अब मुझे बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं तो हम एनर्जी लगाते हैं। अब इस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए कि एनर्जी ज्यादा लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं, कम लगाने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है या ज्यादा लगाने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है। तो इस चीज का हमें नॉलेज हो जाएगा। हम चाहेंगे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, चाहेंगे क्योंकि हम कम एनर्जी देके कोई काम कराना चाहते हैं। तो इसीलिए आयनेशन एनर्जी पढ़ते हैं, ताकि हम ये पता कर सके कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी कितना लग रहा है। सेकेंड मीनिंग क्या हुआ? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। यानी आयनेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों निकाला जाता है? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है? तो उसकी स्टेबिलिटी को पहचान दिलाता है, आइडेंटिफाई करता है, तुम स्टेबल हो। ठीक है, अब उसको ये अट्रैक्शन में है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन हम करेंगे इसके आउटर सेल को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हम क्यों आयनेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो आयनेशन एनर्जी में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी चाहिए, उस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए। निकाल क्यों रहे हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी क्यों आएगी? तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा वो, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी आएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए क्या एनर्जी देना पड़ेगा? हाँ, एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये इसका डिफिनेशन है। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना जरूरी है, तो तुम बोलोगे टू गेन स्टेबिलिटी। तो आउटर सेल टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करना क्यों जरूरी है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी आने के लिए। क्या इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय एनर्जी देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कंबाइंड है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये हमें एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?